तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो ये सीरीज जो हमारी चल रही है ये चल रही है वर्क पावर एनर्जी की, ठीक है। और आज का जो लेक्चर नंबर है वो है तीसरा। बेटा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको वर्क डन की कैलकुलेशन करवाई कि वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर आपको कराए। पिछले सालों में जो मेंस में और एडवांस में प्रॉब्लम्स पूछे गए वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करके दिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा लेक्चर था, दूसरे लेक्चर में हमने जाना कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे, जिस जिस वैरायटी के बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराए, अच्छे से समझाया था मैंने बेटा, है ना। और बेटा आज का जो तीसरा लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और किस तरह से इसको वर्क डन से रिलेट किया जाता है और किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, चेन प्रॉब्लम क्या होती है, स्प्रिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ये सारी की सारी बातें इस आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा। और बिल्कुल जीरो से शुरू करके और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। पर मैं ऐसी आशा करता हूं क्या वो पुराने 2 लेक्चर अच्छे से देख करके आ रखे हैं, और नहीं भी देख करके आ रखे हैं तो आपको ये जरूर पता है कि वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे होती है। इसके अलावा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, अगर आपको पता है तब तो आप ये लेक्चर को समझ पाओगे, और नहीं तो भाई साहब हमें कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का? तो चलिए आइए, फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं एकदम, है ना। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ठीक है। आ जाओ, देखो तो हम लोग बात करने वाले हैं आज पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, पोटेंशियल एनर्जी देखो बहुत आसान, कतई आसान, बिल्कुल एकदम, है ना। बेटा जानते हो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है ना भाई साहब, ये हमारे प्राण बचाने के लिए है, ये हमें इंटीग्रेशन से बचा देता है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी आती हुई तो आप बहुत सारी जगह पे इंटीग्रेट कैलकुलेट किए बिना, इंटीग्रेशन कैलकुलेट किए बिना भी आप सवालों में रिजल्ट तक आप पहुंच पाएंगे। इतना पावरफुल कंसेप्ट है ये हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए है, हमारे प्राण निकालने के लिए नहीं है। तो एक बहुत ही ज्यादा गजब का टूल है जिसका हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? चलो आ जाओ, देखो तो सर ये पोटेंशियल एनर्जी सर होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से। शुरू में थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल बातें करूंगा और धीरे धीरे उसको न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ शिफ्ट करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बोला गया कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू its position with respect to the reference level। बेटा रेफरेंस लेवल का मतलब होता है 0 लेवल, ठीक है, with respect to the reference level और due to the internal stress in the body is called potential energy। ओके भाई, बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है इसकी पोजीशन की वजह से या इसके इंटरनल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। कि किसी बॉडी की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, अगर मैं कहूं कि ये 0 लेवल है तो 0 लेवल के रिस्पेक्ट में बॉडी कहां रखी गई है, यहां रखी है, यहां रखी है, यहां रखी है, तो कहां पर रखी गई है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी होती है, जैसे मान लो कोई रबर बैंड होता है, आप उसको खींच दो तो खींचने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सब बातें मैं आपके साथ अभी करने वाला हूं, ठीक है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 तरह की होती है ना। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ग्रेविटेशनल, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर हम लोग स्प्रिंग एनर्जी के रूप में उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, उसकी चर्चा करेंगे, तब ये बात होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सर ये क्या होती है? देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला गया? द एनर्जी stored in a body due to
its position, बहुत अच्छा बोलो, मुझे यहां पर उसे हाइट बोल देना चाहिए, हाइट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लेवल, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लेवल, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अराइज होती है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, आप जानते हो ना कैसे फोर्स होते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करती है। और ऐसे कौन से फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पर? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो डिफाइन ही सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए किया जाता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है वो, ठीक है। और सुनो, देखो आ जाओ जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। दूसरा देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है जी? बोला गया कि द एनर्जी stored in a body due to its internal stress, ठीक है, is called इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जैसे वो धनुष बाण देखा है तुमने, जब क्या करते हैं अपन उसमें पीछे जो धागा होता है, जब अपन इसको ऐसे खींचते हैं तो वो धागा ऐसे खिंच जाता है, और फिर जब तीर को ऐसे छोड़ा जाता है तो वो सारी की सारी जो अंदर की पोटेंशियल एनर्जी है वो तीर की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैं एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैंने काम किया, मैंने क्या काम किया, मैंने उस तीर को पकड़ करके मैंने पीछे खींचा, तो मैंने काम करके जो अपनी जो एनर्जी है वो इस धागे की पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर कर दी। मेरी बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी थी उस मस्कुलर एनर्जी को मैंने इस बॉडी की, मैंने इस रबर की, मैंने इस धागे की पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। और फिर जैसे ही तीर को छोड़ा जाता है तो वो धागे की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सारी की सारी तीर की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो देखो एनर्जी कैसे एक्सचेंज हो रही है। पहले तो मेरे द्वारा किया गया कार्य, भाई मैंने खाना खाया तो मेरी केमिकल एनर्जी मेरी मस्कुलर एनर्जी में बदली, वो मस्कुलर एनर्जी धागे की पोटेंशियल एनर्जी में बदली, और वो धागे की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो तीर की काइनेटिक एनर्जी में बदली। देखो ऐसे काम होता है। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का? थोड़ा सा फील आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? फील आना चाहिए, देखो फील आएगा तभी सवाल बनेंगे, और नहीं तो सवाल नहीं बनेंगे बेटा। बोल बात समझ आ गई? और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहां पर जो बात होगी स्प्रिंग फोर्स की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ऐसे ही होता है ना, आप स्प्रिंग को दबा, अब जैसे स्प्रिंग को आप खींच देते हो तो खींच करके जब छोड़ोगे तो स्प्रिंग वापस से खींच करके वैसे ही हो जाना चाहता है जो पहले वो था, ठीक है। और जब स्प्रिंग को जब आप दबा देते हो और फिर छोड़ते हो तो स्प्रिंग खुल करके बिल्कुल वैसे ही हो जाना चाहता है जैसे वो पहले था। ऐसे ही होता है ना? अरे पक्का है ना? तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का? अरे सोच लो, चलो एकदम बढ़िया सा इसका स्क्रीनशॉट लो, जैसा 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। अभी तक सिर्फ वही पढ़ाया मैंने, आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया। और ठीक है, आ जाओ इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं चर्चा को धीरे धीरे शुरू करता हूं। आ जाओ बेटा, देखो अब अपन चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बेटा आपको ये बात पता है कि वाकई में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, फिजिक्स में ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं परंतु चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो फिजिक्स में डिफाइंड होती है। ये जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ा सा 9th लेवल का पढ़ाया, अब जरा थोड़ा सा ऊपर लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये पाएंगे कि वाकई में पोटेंशियल एनर्जी को फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं करा गया, डिफाइन करा गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। और वाकई में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जानते हो कैसे डिफाइंड होता है? ऐसे डिफाइंड होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर यू से मैं पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा हूं और ये जो डेल्टा है ये चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब देखो इसीलिए मैं आपको पहले बोला था कि आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए, है ना। नहीं आ रखा है तो मैंने नीचे देखो लिंक दे रखा है वीडियो का, ऊपर भी लिंक दे दूंगा वहां पर आई बटन में, और उसको देख करके आना आप लोग कि वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। तो क्या बोला मैं
कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स कुछ भी हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ये स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो क्या बोला गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा आपको जानते हो ये लाइन आपको याद होनी ही पड़ेगी, और नहीं तो आपसे सवाल बनने वाले नहीं है, आपसे सवाल बनेंगे ही नहीं, आपको ये याद होना पड़ेगा। और याद ऐसा नहीं, मैं आपको प्रूव करके दूंगा ये बात, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो मैं प्रूव करवाता हूं आपको कि मैं बिल्कुल सही बोला हूं, है ना। देख ध्यान से देख बेटा, तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि मान लीजिए ये धरती माता है, ठीक है, ये धरती माता है, और धरती माता पर मैं कह देता हूं कि चलो यहां पर एक m मास का डब्बा यहां पर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि मान लो यही क्या है, रेफरेंस लेवल है। बेटा रेफरेंस लेवल वो लेवल होता है जहां पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को जहां पर जीरो माना जाता है। तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो वही हमारा रेफरेंस लेवल। आज के बाद हमेशा याद रखेंगे कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो वही हमारा रेफरेंस लेवल। तो बोला सर ठीक है सर, बात समझ आई। तो रेफरेंस लेवल पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, ठीक है। तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है भी हाल फिलहाल वो कितनी है? जीरो है। बोला सही है सर, आपकी बात समझ आई सर, कि रेफरेंस लेवल पर हमें पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानना है? जीरो मानना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब सुनो बेटा, तो अगर आप लोग एनएलएम अच्छे से पढ़ करके आ रखे हो तो आपको तो ये बात पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरह से नीचे लगता है बॉडी के ऊपर, और वो कितना लगता है? mg के बराबर लगता है। कितना लगता है? mg के बराबर लगता है। तो बोला सर सही है सर, आपकी बात समझ आई, है ना। बेटा अब अगर मैं ये कहूं कि आप इस डब्बे को इस रेफरेंस लेवल से उठा करके और h हाइट ऊपर आप इसे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, h हाइट आप उसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, और मैं कह रहा हूं कि यही आपका फाइनल लेवल है। यही क्या है? आपका फाइनल लेवल है। सुनो मेरी बात, आप ध्यान सुनना। तो बेटा अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य अगर मैं निकालना चाहूं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तो बेटा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निकालना चाहूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर हो रहा है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में और ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना एंगल है? ये तो 180 डिग्री का एंगल है। और हमें तो पता है कि जो वर्क डन होता है, बताओ वर्क डन कितना होता है? अगर आप वीडियो देख करके आ रखे हो पता है तो जो वर्क डन होता है वो होता है F वेक्टर और डॉट S वेक्टर। इसका मतलब कि Fs cos ऑफ थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में तो एंगल 180 डिग्री का है। तो ध्यान से आप देखें तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा m और g, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इतना ही है ना, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? h डिस्प्लेसमेंट हुआ, और साथ में cos 180। और बेटा cos 180 कितना आता है? cos 180 आता है -1। कितना आता है? -1। तो ये कितना आ गया? ये आ गया माइनस ऑफ mgh के बराबर आ गया। बोलो बात समझ आ गई। और ये क्या है? दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कितना आ गया? ये आ गया -mgh। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का। अब ध्यान से देखो तो डेफिनेशन क्या कहती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। बोल बात समझ आई? अब ध्यान से देखो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है? माइनस ऑफ mgh है ना। तो देखो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू mgh, और बेटा जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कितनी है? वो तो जीरो है। तो देखो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? वो आ गई mgh। ओ हो, यही तो हम लोग आज तक पढ़ते भी आए हैं कि अगर किसी बॉडी को अगर जमीन से h हाइट ऊपर रख दिया जाए तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो तो mgh होती है। देखो प्रूव हो गई ये बात। तो बोल बात समझ आई कि नहीं? इसका मतलब कि जो डेफिनेशन हम लोग दे करके आ रखे हैं वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है। बोलो आया कि नहीं आया? क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? अरे mgh आ गई भाई साहब। बोलो आया कि नहीं आया? तो बात प्रूव हो गई क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं देखो स्प्रिंग फोर्स के लिए इसको अलग से प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रूव कर दिया। तो जब एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात सही है तो सारे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात सही है, तो इसको बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का सोच लो। अब सुनो तो एक डेफिनेशन तो इसकी ये रही। देखो एक डेफिनेशन और बताता हूं आपको, ध्यान सुनना भाई। देखो बेटा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स के भी बराबर होता है, ठीक है। या तो हम उसे कहें कि माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स,
या फिर कहें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बात एक ही आती है। सर ऐसे कैसे? अब देखो फिर से प्रूव करता हूं मैं। देखो अगर मैं ये कह दूं कि मान लो बेटा ये धरती माता है, ठीक है, और यही हमारा क्या है, रेफरेंस लेवल है। और रेफरेंस लेवल का क्या मतलब होता है बेटा, अभी अभी बताया गया कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए बस उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, रेफरेंस लेवल कह देते हैं, है ना। आ जाओ देखो ध्यान से। तो अगर मैं कहूं कि ये कोई m मास का डब्बा मैंने यहां पर ऐसे रख दिया और बेटा मैं इसको उठा करके एक फाइनल लेवल तक, यहां तक मैं उसे ले जाना चाहता हूं, ठीक है, यहां तक मैं उसे ले जाना चाहता हूं, और ये जो हाइट है ये है h के बराबर। बोला सर ठीक है सर, बात समझ आ गई। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, तो ये जो धरती माता है ये इस पर नीचे कितना फोर्स लगा रही है, ये लगा रही है mg के बराबर, ठीक है। तो बेटा अगर इस पर धरती माता नीचे की तरफ एक mg फोर्स लगा रही है तो मुझे इसको उठाने के लिए ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम mg तो लगाना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर मान लीजिए कि 1 किलो का जो डब्बा है वो धरती माता पर ऐसे रखा हुआ है, तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। तो मुझे इसे ऊपर उठाने के लिए 10.000000000000000000000000001 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम, कि धीरे 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 उठता हुआ ऊपर आ जाए। बोलो बात समझ आ गई। तो नियरली 10 के बराबर ही हो गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर इसे ऊपर उठाना है तो कम से कम 10 न्यूटन का फोर्स तो मुझे लगाना पड़ेगा, उससे कम में तो ये ऊपर नहीं आ सकता। तो बेटा ऊपर की तरफ जो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, वो कम से कम mg के तो बराबर रहना चाहिए, और नहीं तो ये डब्बा ऊपर उठ के आने वाला नहीं है ना। तो अब अगर मैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लिखना चाहूं तो क्या लिखना चाहिए, F एक्सटर्नल और डॉट S वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए, तो जो फोर्स है वो भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, और cos 0 तो 1 होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा ध्यान से आप देखें, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो आ गया वो कितना आ गया, m और g, और डिस्प्लेसमेंट h। ओ हो, ये तो mgh के बराबर आ गया। अरे पक्का। अब ध्यान से देखो, तो मैंने तो अभी डिफाइन किया था क्या, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसका मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब के u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू mgh। और अभी अभी बोला गया था कि भाई साहब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 थी ना, तो अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो आप फिर से देखिए कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, mgh। ओहो भाई, छोटी क्लासों में यही तो पढ़ के आए हैं कि जब h हाइट ऊपर ले जाया जाता है तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh हो जाती है। और ये लाने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, इस डेफिनेशन का इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि ये डेफिनेशन भी 101% सही हो गई। बोलो बात समझ आ गई। तो दो डेफिनेशन मैंने डिफाइन करी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्या डिफाइन करा, एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स, और एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अच्छा माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल सही है बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इस पहली इक्वेशन और इस दूसरी इक्वेशन में अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मतलब कि दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो यहां से मुझे एक और गहरी बात पता चली। क्या, ध्यान से देखना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैं कई जगह इसका इस्तेमाल करूंगा, घूम मत जाना रे मेरे प्यारे बच्चों। बोलो आया कि नहीं आया, आया है ना भाई साहब। ऐसे मत कर देना कहीं बोले कहा बताया हमारे को, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया इसने हमारे को। बोलो बता दिया है मैंने, देख लो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब मैंने बता दिया, देखो बाद में मैं इस्तेमाल करूंगा तो रो मत देना कहीं नीचे कमेंट में कहां बताया था, झूठ बोल रही है। बताया है मैंने, देखो है ना। हाँ, तो ये तीन बातें मेरे को पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए मेरे को, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। सारे सवाल बनेंगे भाई साहब, धड़ा धड़ सारे सवाल बनेंगे, मेरी गारंटी। बोलो आया कि नहीं आया, अरे पक्का, अरे सोच लो 100%। चल ठीक है, एक बार इसको नोट करो बड़े ढंग से, फिर मैं आपको दो चार बातें और बढ़िया बढ़िया बताता हूं, ठीक है। करो नोट, आ जाओ बेटा। देखो, तो आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट
मैं आपको वो और बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद तो फिर अपन ने धीरे धीरे सवालों की तरफ बढ़ते चले जाना है, ठीक है। जो कंसेप्ट यहां पर बनाएंगे उसका इस्तेमाल बाद में सवालों में हम कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, सुनो मेरी बात। देखो बेटा, आप जानते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो तो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करती है, रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करती है, परंतु चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। सर ये क्या बात हुई सर? आ जाओ, देखो मैं आपको दिखाता हूं, सुनो। तो बेटा अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये है कोई लेवल ए लेवल, ओके, और ये है कोई लेवल बी लेवल, और ये है कोई लेवल सी लेवल, बोलो बात समझ आ गई? बेटा ये ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है इसको मैं एच हाइट का डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। ऐसा मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और बी और सी के बीच का जो डिफरेंस है इसे भी मैं एच मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए से बी तक का जो डिफरेंस हुआ वो भी एच का हुआ, एच हाइट का, और बी से सी तक का भी जो डिफरेंस हुआ वो भी कितने का हो गया? एच हाइट का हो गया। तो बोला सर ठीक है, बात समझ आ गई, है ना। बेटा अब ध्यान से देखिए आप, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि एक कोई एम मास का डब्बा मैं कहता हूं मान लो यहां पर रखा हुआ है, ए लेवल पर रखा हुआ है, बोलो बात समझ आ गई। और मैं ऐसा कहता हूं कि चलिए मान लीजिए क्या कि लेट ए टू बी रेफरेंस लेवल, ओके, ए टू बी द रेफरेंस लेवल। तो बच्चा बोला ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो बेटा अगर ए रेफरेंस लेवल है तो आप मुझे बताइए पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना है? सर वो तो 0 है सर, बात समझ आ गई, है ना। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी कितना है बेटा? सर वो तो इस समय सर mgh है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर जो बी लेवल है सर वो तो ए से एच ऊपर है ना सर, तो जब एच ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh हो जाएगी, बोलो बात समझ आई? अरे पक्का। और जो पोटेंशियल एनर्जी एट लेवल सी है वो कितना है? देखो ये एच और ये एच तो टोटल मिला के 2h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mg और साथ में 2h, बोलिए बात समझ आ गई? अरे पक्का। बेटा अब आप सुनिए, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं यूसी माइनस यूबी, अगर मैं सी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सी लेवल की जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो बी लेवल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 2mgh माइनस mgh, तो जो यूसी माइनस यूबी आ गया वो आ गया mgh। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्या तुम्हें बात समझ आई है? अरे पक्का। अब ध्यान से देख बेटा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं रेफरेंस लेवल को चेंज कर देता हूं, ध्यान से देखना बहुत मजा आएगा तुम्हें। अब मैंने क्या बोला? नाउ लेट बी टू बी द रेफरेंस लेवल, ओके, बी टू बी द रेफरेंस लेवल। तो अगर अब मैंने बी को रेफरेंस लेवल मान लिया तो बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई? सर वो 0 हो गई। अच्छा जी, अब मुझे बताओ ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बेटा देखो 0 लेवल के नीचे तो सब नेगेटिव होता है, ये सब बातें मैंने आपको वहां भी बताई थी जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था कि 0 लेवल के नीचे सारी चीजें नेगेटिव मानी जाती है, चाहे वो दूरी हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, नीचे की तरफ सब कुछ नेगेटिव माना जाता है और ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव माना जाता है। 0 लेवल के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव और नीचे सब कुछ नेगेटिव, बोलो बात समझ आ गई? तो जो दूरियां 0 लेवल के नीचे नापी जाएंगी वो सारी दूरियां नेगेटिव हो जाएंगी, बोलो बात समझ आ गई? बोला हाँ सर समझ आई। तो ए लेवल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी माइनस mgh, है ना, क्योंकि अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो h नहीं माइनस h है, बोलो बात समझ आ गई? और अगर सी लेवल की पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखना चाहूं, अगर ये 0 है तो 0 से h ऊपर है सी लेवल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, बोलो बात समझ आई? अरे पक्का। अब फिर से देखना बेटा, पहले मैंने कैलकुलेट किया था यूसी माइनस यूबी और वो mgh आया था, अब फिर से कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखो। तो बेटा अच्छा ये कितना था? ये तो ए लेवल था ना, हाँ ये सी लेवल था। देखो तो यूसी माइनस यूबी अगर मैं फिर से कैलकुलेट करना चाहूं तो फिर से देखिए कितना आया, ये आया mgh और माइनस 0, ओ हो, तो यूसी माइनस यूबी तो फिर से mgh ही आ गया। अरे यार सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे सर, देखो जो यूए यूबी यूसी है यहां पर यूए यूबी यूसी वो नहीं है, अलग है भाई। देखो ध्यान से देखो, यहां पर यूए था 0, यहां पर यूए है माइनस mgh, यहां पर जो यूबी था वो था mgh, यहां पर यूबी है 0 और यहां पर जो यूसी था वो था 2mgh, यहां पर है mgh। तो सर पोटेंशियल एनर्जी तो जैसे ही रेफरेंस चेंज किया चेंज हो गई, पर सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो सर चेंज नहीं हुआ सर। इसका मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या कहा था मैंने कि जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस लेवल कहां पर माना है। परंतु जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपने रेफरेंस लेवल कहां पर माना है। तो कई बार सवालों में, जब आगे जेईई के सवाल में आपको कराऊंगा, तो कई बार सवालों में आपको रेफरेंस लेवल दिया मिलेगा और कई बार रेफरेंस लेवल नहीं दिया मिलेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे हो। भाई रेफरेंस लेवल अगर दिया है तो उसे ही रेफरेंस लेवल माने सवाल में जो दिया गया है, और अगर सवाल में रेफरेंस लेवल नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी रेफरेंस लेवल मान ले जहां से आपको लगता हो कि सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? अगर सवाल में रेफरेंस लेवल दिया है तो उसे ही रेफरेंस लेवल माने, और अगर सवाल में रेफरेंस लेवल नहीं दिया गया तो अपनी मर्जी से ऐसा रेफरेंस लेवल मान ले जिससे आपको लगता है कि वो सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कभी भी रेफरेंस पर लेवल पर डिपेंड नहीं करती। बोलो आया कि नहीं आया? क्या मैंने अपना पॉइंट अच्छे से समझाया? 100%। चलो इसको जब नोट करो ना, नोट करने के बाद ये लाइन बड़े बड़े लाइनों में ऐसे लिखना, बड़े बड़े शब्दों में, कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस लेवल बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेवर डिपेंड अपॉन द रेफरेंस लेवल। ये सब बात का आपको लिखना पड़ेगा। बोलो आया कि नहीं आया? अरे एकदम पक्का। मैं लिख देता हूं, यहां पर तुम्हारा भरोसा नहीं बेटा। क्या? कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द reference level but change in potential energy delta U does not depend on choice of reference level। चलो जी, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं अब आपको बहुत बड़े ढंग से ये चीज समझ आ गई होगी। बोलो आ गई क्या? अरे पक्का? अरे सोच लो। अरे 100% आया है ना? चलो ठीक है, इसको बड़े ढंग से नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो अभी बिल्कुल छोटा सा डिस्कशन हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का और करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सा डिस्कशन है, 5-1 मिनट उसके ऊपर बोलूंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, पर सुनो बेटा मेरी बात, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं मैं, जो मैंने आपको एनएलएम में भी पढ़ाई थी। बेटा अगर मैं आपको ये कहूं कि मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, और ये धरती माता है, ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं कि ये कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ आपने एक एम मास का डिब्बा अटैच कर दिया, ठीक है, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है। इस समय जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, एनएल मतलब के नेचुरल लेंथ। ओके, इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि ना तो स्प्रिंग दबा हुआ है और ना स्प्रिंग खुला हुआ है, खींचा हुआ है। ठीक है, तो बेटा जब ना तो स्प्रिंग दबा हुआ हो और ना स्प्रिंग खुला हुआ हो तो उसके अंदर उस समय कोई एनर्जी नहीं होती। आप उसको वैसा ही छोड़ दीजिए और वो हमेशा वैसा ही रहेगा, तो उस समय उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। इस समय मतलब कि नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है, कुछ एनर्जी होती नहीं है उसके अंदर। परंतु अगर आप स्प्रिंग को खींच करके और थोड़ा सा छोड़ दो तो जैसे ही आप छोड़ेंगे स्प्रिंग वापस अंदर जाएगा, है कि नहीं? और अगर नेचुरल लेंथ से आप स्प्रिंग को अगर थोड़ा सा दबा दें और दबा करके छोड़ दें तो स्प्रिंग वापस से फैल करके उल्टा चला जाता है। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। और वो जो स्प्रिंग फोर्स होता है याद करो, वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होता था, वेयर जो x है वो क्या है, या तो कंप्रेशन और या तो इलोंगेशन। और अगर आप उसे कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, मतलब अगर आपने उसे अंदर की तरफ धकेला है तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ, और अगर आप उसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगता है। इसका मतलब कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो हमेशा इलोंगेशन या कंप्रेशन की उल्टी दिशा में लगता है, और यही बात हमें ये माइनस का साइन बताता भी है। हालांकि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड तो के एक्स ही होता है, तो ये सर ये माइनस क्या बताता है? माइनस बस हमें यही बताता है कि वो जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट के उल्टी दिशा में है। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का 100%। चलो आ जाओ मेरी बात सुनो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात मैं आपके साथ करता हूं, ठीक है, मैं यह लिख भी देता हूं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको कभी कभी आप किताब में ऐसे भी पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ स्प्रिंग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ स्प्रिंग, इसे ऐसे भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसान है, सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से। आइए, तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, और ये धरती माता है इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये स्प्रिंग है हमारे पास
और किसी डब्बे से m मास के डब्बे से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, हालांकि इस m मास का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, मतलब स्प्रिंग जो है वो ना तो खिंची हुई है और ना दबी हुई है, तो उस समय इसके अंदर अभी हाल फिलहाल तो कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है रे बाबा। बोलो आया कि नहीं आया? पक्का? अब बेटा ध्यान से आप देखिए, तो अगर मैं एक काम करूं कि मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दूं, ठीक है, और खींच करके उसे बाहर निकाल दूं हल्का सा, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इसे ऐसे खींचा 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 और m मास का ये जो डब्बा है इसे खींच कर मैं यहां ले आया इस समय, ठीक है। ये मेरा फाइनल लेवल है, मैं इसे यहां पर ले आया हूं, ठीक है। तो मैं इसे अगर यहां पर ले आऊं तो सुनिए, अगर मैं ये कहूं कि मैंने इसे x खींच दिया इस दिशा में, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो लग रहा होगा इस दिशा में, और कितना लग रहा होगा कि x लग रहा होगा। सर आपने तो अभी बताया माइनस के एक्स होता है। हाँ, अरे वो जो माइनस है वो तो सिर्फ मुझे ये बताता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ है, इससे ज्यादा वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। बोला सर ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो उल्टी दिशा में लगता है सर। बोला बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आई। बेटा अब जैसे जैसे इस x की वैल्यू को हम चेंज करते चले जाएंगे तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी चेंज होता चला जाएगा, और अगर फोर्स लगातार चेंज हो रहा है तो उसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है साला वो भी लगातार चेंज हो रहा है यार। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बोला हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो सर स्प्रिंग फोर्स चेंज हुआ, और स्प्रिंग फोर्स चेंज हुआ तो सर वर्क डन चेंज हुआ। सर ये वर्क डन सर निकाले कैसे सर? बेटा मेरा क्या एम है, मैं वो जो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है ना, मैं बस वो निकालना चाहता हूं। बोलो बात समझ आई? पक्का? तो बेटा क्या अप्रोच है? अप्रोच ये है कि आप एक काम करें कि यहां से डब्बे को बस dx और सरका दें, और ये dx वाकई में बेटा सुई की नोक के बराबर का डिस्प्लेसमेंट है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? सुई की नोक के बराबर। ये जो dx है ना, ये dx सुई की नोक के बराबर है। ये तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, जूम करके। जूम समझते हो ना बेटा? जूम, वो वाला जूम है ये, ठीक है। तो सुई की नोक के बराबर मैंने इसको डिस्प्लेस किया। सर सुई की नोक के बराबर क्यों? क्योंकि बिल्कुल जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा ना तो ये फोर्स बिल्कुल चेंज होगा ही नहीं। बोल बात समझ आ गई? तो मुझे बताओ, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरा कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा कि छोटा सा वर्क डन आएगा? छोटा सा वर्क डन आएगा ना, तो वो छोटा सा वर्क डन मैंने लिखा, छोटा सा वर्क डन। जब भी आगे डी लग जाता है तो छोटा सा हो जाता है, सब बातें मैं पहले कर चुका हूं, ठीक है। और वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स निकाल रहे हैं, और स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है रे बाबा? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो मैंने यहां लिख दिया वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो बात समझ आ गई? और वो होता कितना है? वो तो यही होता है, एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। अब ध्यान से आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा। अब बहुत ध्यान से आप देखें तो स्प्रिंग फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल तो 180 का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डी एक्स और साथ में कॉस 180। और बेटा जो कॉस 180 है वो तो -1 के बराबर होता है, तो जो छोटा सा वर्क डन आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया माइनस ऑफ एफ डी एक्स। तो ध्यान से आप देखें तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो भी आप कहना चाहें कोई बात नहीं, एक ही बात है। कंजर्वेटिव फोर्स बोल लो, स्प्रिंग फोर्स बोल लो, बात तो एक ही है ना। तो ये कितना आ गया, माइनस का के एक्स और साथ में आया dx। तो ये तो आया छोटा सा वर्क डन। और जब छोटे से पूरा बड़ा निकालना हो तो हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। जब छोटे से बड़ा करना हो तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो आ जाइए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, तो जब x की वैल्यू 0 थी तो उस समय तो फोर्स भी 0 था एंड हेंस कोई भी काम नहीं हुआ, और जब फोर्स की वैल्यू बढ़ बढ़ के x हो गई तो उस समय जो काम हो गया बस वही मुझे निकालना है। तो आ जाओ, dw का इंटीग्रेशन w हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और सामने कितना आ जाएगा, देखिए माइनस के तो बाहर आ गया और x dx का इंटीग्रेशन x²/2 आ गया, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ गया, -kx²/2। पर सर आपने तो सर बोला था आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे हो, आप तो वर्क डन निकाल रहे हो, ये क्या चक्कर है सर? आप देखो ध्यान से, डेफिनेशन याद करो बेटा। डेफिनेशन क्या होती थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले यार, है ना। अब ध्यान से देख, तो चेंज इन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा हाफ और साथ में kx²। और बेटा अभी थोड़ी देर पहले बोला गया कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो क्या थी बेटा, वो तो 0 थी। तो इसका मतलब कि जो u फाइनल आ गया, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग आ गई, वो कितनी आ गई, हाफ kx² आ गई। इसका मतलब
कि अगर स्प्रिंग को x खींच दिया जाए नेचुरल लेंथ से, या स्प्रिंग को x दबा दिया जाए नेचुरल लेंथ से, इतनी एनर्जी है जो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। बोलो बात समझ आ गई। और इसको आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करें बस, है ना, कि अगर x खींच दिया, x दबा दिया तो कितनी एनर्जी आई, बोलो इतनी एनर्जी आई। बोल बात समझ आई। अरे पक्का। और आया कैसे, इस डेफिनेशन के इस्तेमाल से आया है। तो अगर डेफिनेशन अगर अपने को याद रहेगी तब तो अपने काम धड़ाधड़ 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 सारे बन जाएंगे, और नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है क्या? अरे पक्का। बस अब सवाल बनाते हैं भाई साहब, बहुत सारे सवाल बनाऊंगा आपको, ग्रेविटेशन के, चेन प्रॉब्लम, स्प्रिंग प्रॉब्लम, ये वो फलाना ढिमकाना सब करा दूंगा। अब बताओ बात समझ आएगी नहीं? अरे पक्का, सोच लो। चलो ठीक है, आ जाओ, इसको बड़े ढंग से एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा, देखो तो सिंपल सिंपल सवालों से पहले चर्चा को शुरू करते हैं, और उसके बाद बिल्कुल मजेदार लेवल पर हम चर्चा को लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, आ जाओ सुनो। देखो तो एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको बोला गया इस तरह से, क्या बोला कि जैसे अगर हम ये कह दें कि मान लो ये दीवार है, ठीक है, और ये धरती माता है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से एक ब्लॉक को इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है बेटा, जो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको दिया गया है कितना, बोला 10 न्यूटन पर मीटर, इस तरह से दिया गया, और बोला कि इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, फिर आपको दो लेवल्स दिए गए, बोला कि ये लेवल है A और बोला कि ये लेवल है B। ओके, ये लेवल है B इस तरह से। ठीक है, और क्या डिटेल्स दी गई, बोला गया कि ये जो नेचुरल लेंथ है इससे जो A की जो दूरी है वो है 1 मीटर। ठीक है, और बोला गया कि A और B के बीच की जो दूरी है वो भी बोला कितनी है, बोला 1 मीटर। अब सवाल बोला कि फाइंड आउट द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिटवीन लेवल A एंड लेवल B। तो बोला अच्छा भाई ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अपने को क्या बोला कि फाइंड आउट द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिटवीन लेवल A एंड लेवल B। जानते हो इसी सवाल को एक बहुत ही गजब तरीके से कैसे पूछा जा सकता था, और मैं तो कहता हूं कि वाकई में आप ये मानना कि आपको ये दिया ही नहीं, क्योंकि ये सुन करके तो बच्चे को आसान सवाल लगता ही है। जानते हो सवाल वाकई में कैसे दिया गया, सवाल ऐसे दिया गया क्या कि इफ द ब्लॉक ऑफ मास m, if the block of mass m is taken from level A to level B, find out the work done by the spring force। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, आप समझें कि सवाल वाकई में ये दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल दिया गया है, और सवाल दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि सवाल की दोनों की स्टेटमेंट एक ही है। वाकई में जब ये स्टेटमेंट दे दी जाती तो बच्चे को लगता कि आसान सवाल पूछ दिया, और जब ये नीचे वाली स्टेटमेंट दे दी गई तो भाई साहब बच्चे के तोते उड़ गए कि ये क्या पूछ लिया, मतलब यहां से यहां तक लेकर के जाऊंगा तो स्प्रिंग फोर्स तो लगातार चेंज होगा, तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब बच्चे के दिमाग में फिर वही आया कि देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फोर्स लगातार चेंज होगा, फोर्स लगातार चेंज होगा तो वर्कडन भी लगातार चेंज होगा, और वर्कडन अगर लगातार चेंज होगा तो भाई साहब डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। बोले आया कि नहीं आया? अरे पक्का। पर अब अगर उसे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पता है तो उसके लिए तो सवाल आसान हो चुका है कि नहीं? मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो एक बार, है ना, बड़े ढंग से, और मैं तो कहता हूं एक बार खुद से करने का ट्राई करो। लो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ठीक है, और मैं तो कहता हूं खुद से एक बार करने का ट्राई करो, और अगर खुद से अगर कर पाए तो भाई साहब मजा आ जाएगा। ठीक है, आंसर मिला लेना फिर एक बार, ठीक है, करो जल्दी करो। हो तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। गाने मत सुनो, सवाल कर लो यार। ओ तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। करा? अरे पक्का मैं कराऊं 100%? चलो ठीक है, आ जाओ। तो बेटा अगर तो वो कन्वेंशनल अप्रोच ही लेनी होती तो कोई खास बात नहीं है भाई, ये बोल दो यहां से कहीं भी x जगह पर आप डब्बा मान लो, उसके बाद थोड़े से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए आप उसे कैलकुलेट कर लो, और लिमिट लगा लेना x = 1 से लेकर और 2 तक।
बट अब वैसे थोड़ी करेंगे यार, है ना। मुझे जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स तो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा जी सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स माने स्प्रिंग फोर्स, और वही हमें निकालना भी है ना। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, U फाइनल और माइनस U इनिशियल। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा U इनिशियल और माइनस U फाइनल। बस आपको यही कैलकुलेट करना है। और मुझे तो पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ के और साथ में एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या होता है, या तो इलोंगेशन और या तो कंप्रेशन, जो कि कहां से नापा जाता है, नेचुरल लेंथ से नापा जाता है। बोलो बात समझ आ गई। सुनो आ जाओ, यहां पर ए और बी की बात कर रहे हैं ना, तो हम भी इसे उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्या कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यूए माइनस यूबी। बोलो आया कि नहीं आया, अरे पक्का। चलो आ जाओ, तो ए पर अगर मुझे एनर्जी लिखनी पड़ती तो क्या लिखता, हाफ इंटू 10 और इंटू कितना है, देखो इलोंगेशन वो तो है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 और इंटू, अब देखो बी लेवल पर जब ये आ गया तो नेचुरल लेंथ से कितना आगे आ चुका है, 2 मीटर आगे आ चुका है, तो ये आ गया साथ में 2 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, तो 10/2 तो आ गया बाहर, और ये आ गया 1 माइनस 4, तो ये आ गया 5 इंटू माइनस 3, तो कितना आ गया, ये आ गया माइनस 15 जूल, है ना। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी आप बोलना चाहें, वो कितना आ गया, माइनस 15 जूल आ गया। बेटा अगर सवाल ऐसा बोलता कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो वो कितना होता, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो वो कितना आ जाता, वो आ जाता 15 जूल। वो माइनस तो मर जाता ना वहां से, तो कितना आ जाता, 15 जूल आ जाता। अब कैसे भी पूछ सकता है ये सवाल, ऐसे पूछ ले तो बच्चे को आसान लगता है और ऐसे पूछ ले तो मुश्किल लगता है, परंतु भाई साहब बात तो एक ही है। अब सोचो, अगर मुझे ये चीज पता है ना, तब जाकर के मैं बिना इंटीग्रेशन के इसको सॉल्व कर पा रहा हूं, और अगर नहीं पता होती तो प्राण निकल जाते। भाई साहब इंटीग्रेशन करना ही करना पड़ता। इसीलिए मैं वीडियो के शुरू में आपको बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट होता है ये हमें इंटीग्रेशन से बचाता है, हमारे प्राण बचाता है, प्रॉब्लम को आसान करता है, फास्ट करता है भाई साहब। इसीलिए सीखें, पोटेंशियल एनर्जी जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। बोलो आया, अरे पक्का, सोच ले, चल ठीक है, इसको नोट कर एक बार बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो अब आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देखो 2002 मेंस में पूछा हुआ एक बढ़िया सा सवाल, ठीक है, देखो, और 2 नंबर में पूछा था सवाल। देखो क्या सवाल है, ये पूछा गया है कि एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग, ठीक है, एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड, तो मास इज रिलीज विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द एनर्जी विल बी। ठीक है, चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को एक बार यहीं स्टॉप करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो। अगर हो पाया तो इसका मतलब तुम सीख गए भाई, और नहीं हो पाया तो मैं तो करा ही दूंगा, सीखने के लिए तो आए यहां पर, है ना। चलो करा तुमने, अरे पक्का। भाई साहब शाम का टाइम है ना, आज यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक हो रखा है, तो बार बार तुम्हें चीपी 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 कुछ ना कुछ सुनती रहेगी। फिर मेरे को लगा यार करना तो है ही बच्चों के लिए, काम तो रिकॉर्ड तो करना ही है यार, तो क्यों लेट करा जाए, मैंने कहा निपटाओ यार काम तो, है ना। चलो करा तुमने पक्का। चलो देखो आ जाओ, मैं कराता हूं एक बार, है ना। क्या सवाल है देखो, मैं यहां पढ़ लेता हूं उसको, देखो जरा। तो ये है हमारी सीलिंग, ठीक है, और सीलिंग से यहां पर वो लटक रही है स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K है, और नीचे जो डब्बा है वो m मास का है, ठीक है, इस तरह से सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम को यहां से अभी रिलीज किया गया है, ठीक है। बेटा ये जो लेवल है ना, ये लेवल है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ का लेवल है, ठीक है। इस समय स्प्रिंग बिल्कुल भी ना तो दबी हुई है और ना तो खिंची हुई है, ठीक है, और नीचे हमने इस डब्बे को कुछ ऐसे सपोर्ट दे रखा है, तो जैसे सपोर्ट हटाएंगे तो ये डब्बा जो है नीचे तो जाएगा ही, है ना। बेटा अब मेरी बात सुनिए, देखिए, तो जैसा कि शायद आपने ऑप्शन में भी देखा हो, ऑप्शन में देखो एक ऑप्शन जो था ना वो mg/k था, सी ऑप्शन जानते हो, और वो गलत आंसर है। अरे आज चियां पियां बहुत ज्यादा हो रही है, शाम का टाइम है बेटा, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग भी थोड़ा सहन करना, मैं भी इसे सहन ही कर रहा हूं यार, है ना। देखो
तो देखो सी ऑप्शन जो है ना वो mg/k है, और जानते हो वो गलत आंसर है। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि सर जैसे ही हम यहां से इसको हटाओगे तो सर mg की वजह से नीचे जाएगा और सर ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स आएगा, तो जब स्प्रिंग फोर्स और mg आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो सर वहां पर ये स्प्रिंग रुक जाएगी, है ना। बेटा ऐसा नहीं होता है, जब आप फोर्सेस को बैलेंस करते हो तो फोर्सेस को बैलेंस करने पर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है, वो mg/k जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और बेटा जानते हो आप लोग कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट तो ये ऑसिलेट करने लगेगा ना, 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था ऑसिलेशन, उसमें क्या पढ़ाया गया था कि कोई बॉडी ऑसिलेट करती है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। तो जैसे आप इसको छोड़ोगे ये mg/k नीचे आ जाएगा और इसके अबाउट अब ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, तो सोचो इक्विलिब्रियम पोजीशन से और नीचे भी तो जा रहा है, तो उसको अकाउंट में कौन लेगा भाई। तो वाकई में mg/k इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 2mg/k है, जो कि कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। तो बेटा जैसे ही आप डब्बे को आप यहां से सपोर्ट को हटाओगे तो सपोर्ट को हटाने से पहले स्प्रिंग की तो कोई एनर्जी नहीं है, और कौन सी एनर्जी है, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ऐसे हवा में लटका हुआ है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है। और बेटा जानते हो मैक्सिमम एक्सटेंशन तो तब आएगा जब इसकी सारी की सारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको वो सारी किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। तो जिस समय ऐसा हो जाएगा बस वही कंडीशन क्या कहलाएगी, वही कंडीशन कहलाएगी मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली कंडीशन, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली कंडीशन के लिए जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स नहीं, यहां पर एनर्जीज को बराबर करना है, क्योंकि फोर्स को बराबर करने पर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद तो ऑसिलेशन होते हैं, तो और नीचे भी जाता है भाई, उसको कौन अकाउंट में लेगा, एनर्जी अकाउंट में लेगी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ kx², और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो तो mgx है, तो x ने x को मार दिया, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2mg/k। दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। बोलो आया है कि नहीं आया, अरे पक्का सोच रहे है ना, फोर्स नहीं एनर्जीज को बैलेंस करना है, आया क्या, अरे पक्का। चलो ठीक है, आ जाओ, इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो थोड़ा सा और कंसेप्ट बनाता हूं, फिर अपन और सवाल करेंगे, है ना। देख सुन, तो बेटा अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपके पास ना, जैसे मैं कह रहा हूं मान लो ये धरती माता है, ठीक है, और क्या है हिसाब किताब कि ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ है L, ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ है वो है L, और इस रॉड का जो मास है वो मास है M, ठीक है, और ये धरती माता से h हाइट पर रखी गई है, ठीक है, ये A नंबर की रॉड हो गई, ठीक है, हमने इसे बोला A रॉड है ये, ठीक है, और बिल्कुल सेम ही रॉड को हमने इस तरह से खड़ा कर दिया, ठीक है, ये देखो ये इस तरह से खड़ा कर दिया, ठीक है, और इसका भी जो मास है वो मास है m, ठीक है, इसका भी जो मास है वो है m, और इसकी भी जो लेंथ है वो है L, ठीक है, और ये है B रॉड। कौन सी रॉड है, B रॉड। अब आपको सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ द रॉड्स, ठीक है, ये सवाल आपको बोला गया है ना। अब देखो मैं कराता हूं इस सवाल को, है ना, सुनिए बहुत बढ़िया सवाल है, देखो मजा आएगा, ठीक है। तो देखो अगर ये ए पार्ट के लिए अगर मैं आंसर निकालना चाहूं ना, ए पार्ट के लिए आप बहुत ध्यान से देखिए, तो क्या जो रॉड का जो सारा का सारा जो मास है क्या वो जमीन से h हाइट पर ही है क्या, ये भी h हाइट पर, 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 तो रॉड का जो पूरे का पूरा मास है वो तो जमीन से h हाइट पर ही है, तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, और ये परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रॉड ए के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, mgh है। बोलो बात समझ आई, अरे पक्का। परंतु ध्यान देने वाली बात तो हमें बी रॉड के लिए पड़ेगी। क्यों 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 पड़ेगी, क्योंकि अगर इसे रेफरेंस लेवल माना जाता है ना, क्योंकि हाइट तो यहीं से मेजर की गई है ना, तो अगर ये रेफरेंस लेवल है ना बेटा, तो आप देखिए जमीन से जैसे जैसे आप ऊपर चले जा रहे हैं सब जगह मास है भाई, यहां पर भी मास है, 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 भाई क्या करूं सब जगह मास है यार, ये तो गड़बड़ हो गया यार। तो इसका मतलब कि इस रॉड का जो मास है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो नहीं है, वो सब जगह बिखरा हुआ है, वो सब जगह फैला हुआ है। तो कैसे सॉल्व करें बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और बाद में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि आप एक काम करें कि जमीन से आप कहीं भी x ऊपर चले जाएं, ठीक है, और वहां जाकर के
एक बिल्कुल छोटा सा मास मान लें, उस मास को आप मान लें कि वो मास है डीएम, ठीक है, वो मास कितना है, डीएम मान लें उस मास को, मान लोगे क्या? अरे पक्का, अरे सोच लो। बोला जी ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा इसकी जो मास डेंसिटी है ना, अच्छा मास डेंसिटी से क्या होती है बेटा, जो मास डेंसिटी होती है ना उसे हम यहाँ लैम्डा से दिखाएंगे, लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं इसको। और ये होती क्या है, ये होती है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आपको एम और एल दे रखा है, तो आप समझिए आपको लैम्डा भी दे रखा है। हालांकि लैम्डा आखिरी आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लैम्डा सवाल में थोड़ी दिया है, परंतु लैम्डा को मैंने डिफाइन कर दिया। क्या होता है वो, मास पर यूनिट लेंथ होता है। और क्या कहते हैं इसे, लीनियर मास डेंसिटी होता है। मैं अभी आपको बता रहा हूं ताकि आगे आने वाले सवालों में जब मैं यूज करूं तो आपको परेशानी नहीं हो। बोल बात समझ आई? अरे पक्का, ठीक है जी। तो या तो हम लैम्डा को बोल दें कि m बाय एल, या फिर लैम्डा को ऐसे भी बोला जा सकता है छोटे से मास के लिए, कैसे, dm बाय dl। बोलो बात समझ आ गई? तो या तो आप लैम्डा को m बाय एल बोल दें, या तो dm बाय dl बोल दें। अरे बात तो एक ही है, छोटा सा मास बटे छोटी सी लेंथ। मैंने डिफाइन करा एक नया वेरिएबल ही है जो कि बाद में हमें काम आएगा। बोल बात समझ आई? पक्का, चलो जी बहुत बढ़िया। बोलो बात समझ आई? अब बेटा मेरी बात सुनो, ये जो डीएम है ना, मैंने बोला इसकी जो लेंथ है, इसको बिल्कुल छोटा सा हमने क्या माना, डीएल मान लिया। बोलो बात समझ आ गई? तो x ऊपर गए और x ऊपर जाकर के हमने बिल्कुल एक छोटा सा लेंथ हमने इसे मान लिया, डीएल बोल दो या dx बोल दो, अरे बात तो एक ही है। पक्का एकदम? अरे सोच लो, चलो आ जाओ। तो बेटा ये जो छोटा सा मास है, इस छोटे से मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी कि बहुत थोड़ी सी होगी? सर वो तो बहुत थोड़ी सी होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh, ठीक है। तो इसकी जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी du इज इक्वल टू dm, छोटा सा मास है ना, जैसे mgh है ना, टीप टीप के लिख रहा हूं, ठीक है। m तो क्या लिखा dm, और साथ में g और h। देखो जमीन से हाइट कितनी है, वो तो x है, वो तो क्या है, x है। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का, बोलो इतनी तो बात अपने को समझ आ गई है ना, सही है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब देख ध्यान से देख, हमने लैम्डा डिफाइन कर रखा था ना, लैम्डा क्या था, वो था dm बाय dl। dl वो छोटी सी लेंथ होती है, यहां पर वो छोटी सी लेंथ dx है ना, यहां पर छोटी सी लेंथ क्या है, dx है। तो बेटा जो dm आ गया, dm वो क्या आ गया, लैम्डा dx। ये फोन करने वाले ना परेशान करते रहते हैं, बार बार फोन बजता ही रहता है मेरा तो पूरे दिन, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, तो ये जो du आया, du क्या आया, ये आया लैम्डा dx और साथ में g और साथ में x। बोलो बात समझ आ गई? ये तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है। पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दो, लो आ जाओ, इंटीग्रेट कर दिया मैंने। अब सुनो बेटा, x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा सकती है, देखो भाई ये एलिमेंट या तो यहां माना जा सकता था, मैक्सिमम ये एलिमेंट यहां माना जा सकता है, ना तो उसके ऊपर ना तो उसके नीचे। ये देखो भाई साहब, फोन परेशान एकदम बिल्कुल भयंकर, है ना। देखो या तो ये छोटा सा जो मास है ये यहां माना जा सकता है, या ये मास यहां माना जा सकता है, ना तो इसके ऊपर और ना तो इसके नीचे, क्योंकि वहां तो रॉड ही नहीं है ना भाई, कहां मास मानोगे, है ना। तो मेरी बात सुनो, आ जाओ। तो लिमिट क्या लग गई x की, 0 से लेकर और l तक लिमिट लग गई। तो जो du का इंटीग्रेशन आया वो आ गया u, और लैम्डा और g बाहर आ गए, और अंदर बचा है x dx, और 0 से लेकर और l तक की लिमिट लग गई। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, लैम्डा g और साथ में l स्क्वायर और बाय 2। पर सर लैम्डा तो सवाल में नहीं दिया था, तो उसको यहां से हटाना पड़ेगा, तो हटा दो। तो कितना आया, ये आया, देखो लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ ही तो था, कुछ और थोड़ी था। तो उसकी वैल्यू हमने यहां पर रख दी, तो यह साथ में l स्क्वायर बाय 2। तो भाई साहब l ने l को मार दिया, तो एनर्जी कितनी आ गई, mgl बाय 2। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का, तो ये आंसर इसका mgl नहीं, mgl बाय 2 आंसर है। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का। अब सुनो बेटा, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक ये थी कि जैसे मैंने अभी आपको क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, सेंटर ऑफ मास मैंने आपको पढ़ाया नहीं बेटा। सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर किसी बॉडी का हम कहते हैं कि सारा का सारा जो मास है वहीं पर रखा हुआ है। किसी बॉडी का जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है ना, वो सेंटर ऑफ मास होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जैसे समझाता हूं, देखो मेरे पास क्या है, ये कोई मेटल का मेरे पास कोई चक्कू वक्कू है ऐसे, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ था रूम में तो मैंने उठा लिया। देखो आप इसको कहां पर बैलेंस कर सकते हो, देखो आप इसको बिल्कुल ऐसे बीच वाले पॉइंट पर बैलेंस कर सकते हो ना, यहां देखो ध्यान से देखो, तो देखो ये बैलेंस हो गया है ना। तो जहां पर ये बैलेंस हो जाता है हम कहते हैं कि यहीं पर क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। यहीं पर क्या है, इसका सेंटर, ऊपर हवा चल रही है इसलिए थोड़ा ये ऐसा हो रहा है, नहीं तो हो तो गया ये, है ना। ये देखो, अरे हो जा, बेइज्जती मत करा, ये देखो हो गया ना, अरे पक्का,
हाँ ध्यान से देखो, तो कहां हुआ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आया है ना। जैसे कोई लंबा ऑब्जेक्ट हो, लीनियर ऑब्जेक्ट हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऐसे बीच में आता है। अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बीच में। तो अगर टोटल लेंथ अगर L है तो सेंटर ऑफ मास कहां है? L/2 पर। और सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर हम कहते हैं कि इसका सारा का सारा मास रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं शुरू में ही ऐसा बोल देता, क्या बोल देता? ये बोल देता क्या कि भाई ये रॉड है, ठीक है, और इस रॉड का जो मास है वो m है और जो टोटल लेंथ है वो L है, तो बोला बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो मैं कहता कि देखो भाई इसका सारा का सारा जो m मास है वो तो भाई यहीं रखा है ना। तो सारा का सारा m मास अगर जमीन से L/2 ऊपर रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती? डायरेक्ट ही आ जाती mg और साथ में L/2। देखो बिना इंटीग्रेशन किए, बिना इतना मच किए, देखो 1 मिनट में आंसर आ जाता। कब आता? जब हमें सेंटर ऑफ मास का ज्ञान होता। बोलो बात समझ आ गई? सेंटर ऑफ मास का ज्ञान आपको धीरे धीरे बाय द टाइम हो जाएगा। मैं कराऊंगा ना पूरा का पूरा। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। फिर अपने को सेंटर ऑफ मास आता हुआ तो ये प्रॉब्लम अपने लिए बिल्कुल ऐसे मक्खन सवाल हो जाता है। बोलो आया? अरे पक्का। इस वाली रोड का पोटेंशियल एनर्जी mgl और इसका कितना? mgl/2, मतलब बेसिकली mgh, ये h हाइट ऊपर रखा है ना, तो इसका mgh और इसका पोटेंशियल एनर्जी mgl/2। और क्यों होती है आपको बता दिया मैंने, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें समझ आ रहा होगा यार। अरे पक्का? अरे सोच लो 100%। चलो ठीक है, इसको बटन से एक बार नोट करो, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा देखो, तो अब आपके स्क्रीन पर फिर से एक सवाल मौजूद है 2019 मेंस का, जो कि 9 अप्रैल को पूछा गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, 9 अप्रैल को पहला जो सेशन था उसमें पूछा गया था। क्या सवाल है देखो कि यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास m लेंथ L इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट इट्स 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस। टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस द वर्क डन शुड बी। ये सवाल पूछा गया और सवाल बिल्कुल ही आसान है। देखो मैं बताता हूं क्या सवाल है। देखो सवाल इस तरह से, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो ऐसा है कि जैसे ये कोई टेबल रहा होगा, है ना, और उस टेबल पर यहां रही होगी वो चेन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये वो चेन है इस तरह से, ठीक है। लो जी, तो बोला सर वो चेन हो गई, बात समझ आ गई अपने को, है ना। तो बेटा इस चेन का जो टोटल मास है वो m है और टोटल जो लेंथ है वो L है, ठीक है। और जो 1/nth पार्ट है, मतलब किसका? लेंथ का जो 1/nth पार्ट है वो ऐसे नीचे लटक रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको अगर खींच करके पूरा ऊपर लाना हो तो बोला कि बताओ कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं बोला तो हमें मानना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य हमसे निकलवाना चाहते हैं। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अब मेरी बात सुनो बेटा, आगे बढ़ो उससे पहले हमें रेफरेंस तो मानना पड़ेगा, और सवाल में तो कहीं बोला नहीं है तो अपनी मर्जी से रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, तो मैं कहता हूं कि चलिए मान लीजिए कि इस लेवल को ही हम लोग 0 लेवल मान लेते हैं, ठीक है। 0 लेवल बोल लो या तो रेफरेंस लेवल बोल लो, अरे बात तो एक ही है। तो बोला सर ठीक है, बात समझ आई, है ना। अब सुनो, तो अगर ये 0 लेवल है तो वो जो चेन जो यहां पर पड़ी हुई है, इतने इतने पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 ही रहेगा, और ये जो है इसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेंगे। पर बात हो रही है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमें बताया गया कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माने यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल, यही होता है ना। अरे पक्का। चलो आ जाओ, तो इस सवाल को थोड़ा सा देर में बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपके साथ करता हूं, ठीक है। अब बेटा ध्यान सुनना, पूरा फोकस यहीं सुनिए। तो बेटा अगर L लेंथ में अगर टोटल मास है तो यूनिट लेंथ में कितना मास है? m/L मास है। तो बेटा L/n लेंथ में कितना मास हुआ? ये हुआ m/L इंटू L/n। L ने L को मार दिया तो कितना मास आया? ये आया m/n। इसका मतलब कि ये जो चेन नीचे लटक रही है इसमें जो मास है, ये जो टोटल मास जो नीचे लटक रहा है ये है m/n मास। बोलो आया? अरे पक्का। अरे सोच लो। चलो आ जाओ, अब हम सवाल को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। सुनो आ जाओ, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये मैंने बताया, जो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर है। बेटा फाइनली क्या होने वाला है? फाइनली ये जो पूरी की पूरी चेन है ये सरक करके टेबल के ऊपर आने वाली है। यही तो बोला कि भाई उतना वर्क डन बताओ कि चेन पूरी की पूरी सरक करके ऊपर आ जावे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो बेटा जब ये पूरी की पूरी चेन सरक करके 0 लेवल पर ही चली जाएगी, इसका मतलब कि फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? तुम बताओ। 0 होने वाली है, क्योंकि 0 लेवल पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होती है। बोलो आया? अरे पक्का। माइनस
अब इनिशियल एनर्जी की बात करते हैं। बेटा इनिशियल में दो पार्ट हैं, एक तो वो चेन जो ऊपर जीरो लेवल पर ही रखी गई है और एक ये नीचे लटकती हुई चेन, ठीक है। तो जो चेन ऊपर ही रखी गई है उसकी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो ही है, और जो चेन जीरो लेवल के नीचे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव लिखी जाएगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं? जीरो लेवल के ऊपर पॉजिटिव, जीरो लेवल के नीचे नेगेटिव। ये सब बातें तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, है ना। अब सुनो, तो ये सवाल क्या है? सवाल है कि इतना मास ऐसे नीचे लटक रहा है, ठीक है। तो मुझे तो पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो m/n मास है ना, ये सारा का सारा सिमट के कहां रखा होगा? इसके सेंटर ऑफ मास पर रखा होगा। और अगर पूरी लेंथ अगर L/n है तो इतनी लेंथ कितनी होगी? उसकी आधी, मतलब के L/2n। ये सारा का सारा मास तो यहां रखा है, तो सवाल तो सॉल्व हो गया भाई। देखो ध्यान से देखो, मास कितना आया? ये आया m और बाय n, ओके, और साथ में g। और L के जगह क्या लिखूं? L/n लिखूं कि L/2n? L/2n, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, है ना। तो L/2n। बोला सर बात समझ आ गई, है ना। तो देखो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आया? देखो ये माइनस माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा mg और साथ में l बड़ा लिया कि छोटा है? बड़ा है ना, तो mgl और बाय 2n²। दिस विल बी द आंसर, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है? देखो देखो देखो, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, mgl/2n²। बोलो कहानी समझ आई कि नहीं आई, है ना। सवाल बिल्कुल आसान है, देखो, है कि नहीं। तो इसलिए आपको बताया था कि भाई आपको ये सब याद होना चाहिए। आपको अभी सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट बताया था, वो पता होना चाहिए। अगर वो पता हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, और नहीं तो भाई साहब प्राण निकल जाएंगे। बोलो आया? अरे पक्का? सोच लो। चलो ठीक है, इसको नोट करो एक बार बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो ये देखो 1985 जेई का 2 नंबर का एक और सवाल देखो आपके स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया सवाल, बिल्कुल जैसा पहला सवाल करा है ना, बिल्कुल उसके जैसा डिट्टो सवाल। अब खुद से करना, देखो यार, है ना। सवाल क्या है? अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, 1/3 नीचे लटक रहा है, पूरी ऊपर आ जाए तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? बस वही बताया है ना। बिल्कुल डिट्टो सवाल है यार, मैं तो कहता हूं गलत करो ही मत यार, है ना। देखो मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर। देखो ये टेबल है इस तरह से, है ना, और ये यहां पर ये अपनी चेन रखी गई है इस तरह से, है ना। तो बोला सर ठीक है, बढ़िया, समझ आया, है ना। ये चेन है, ठीक है, इस तरह से, और m जो है वो इसका टोटल मास है और l जो है इसका टोटल लेंथ है, और ये जो L/3 है वो नीचे ऐसे लटक रही है ना, इस तरह से। चलो वीडियो को स्टॉप कर दो, खुद से पूरा खींचना है चेन को ऊपर। तो कितना काम करना पड़ेगा वही पूछा है, पहले जैसा है, बिल्कुल गलत मत करियो। और उस फॉर्मूले में आंसर रख के भी मत निकालना, कहीं पता चले उस फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर लिखो निकाल लो, ना ना ना, ऐसा नहीं करना। हाँ चलो, करा तुमने? मम्मी कसम है तुम्हारे पर खुद से करना है, एक बार ट्राई, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करना है। करा? अरे पक्का? चल ठीक है, देख मैं कराता हूं, सुन। तो बेटा अगर L/3 नीचे लटकी हुई है तो जो मास नीचे लटका हुआ है वो भी कितना है? m/3 है, सही है ना भाई। L लेंथ में टोटल मास है तो यूनिट में m/l, तो L/3 में मल्टीप्लाइड बाय L/3 तो L कट जाएगा, तो m/3 नीचे ऐसे लटका हुआ है। बोल बात समझ आ गई। और रेफरेंस लेवल तो दिया नहीं, तो अपनी मर्जी से मान लेंगे, तो मैं इसी को रेफरेंस लेवल मान देता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं मान लो यही रेफरेंस लेवल है, यही अपना जीरो लेवल है, ठीक है। तो देखो वर्क डन पूछा है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो आता है वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। अरे ये आता है, कुछ और आता है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, और फाइनली तो पूरी की पूरी चेंज सरक करके टेबल पर चली जाएगी, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो हो जाएगी, माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इनिशियल में कुछ पार्ट जो है वो तो टेबल पर रखा है और कुछ पार्ट नीचे लटक रहा है, तो जो पार्ट टेबल पर रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, और बाकी जो पार्ट है वो जीरो लेवल के नीचे है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखी गई। और सुनो बेटा, अगर पूरा अगर m/3 मास है L/3 में, तो लटकते हुए मुझे पता है कि सारा का सारा मास कहां मिलेगा? सेंटर ऑफ मास पर मिलेगा। तो अगर ये टोटल दूरी L/3 है तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? L/2 × 3, L/6। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का, है ना। आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, तो क्या लिखा गया? मास mgh, तो m और g, और कहां है सारा का सारा मास? L/6 पर है सारा का सारा मास। बोल आया? चलो तो देखो जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना आया? mgl, और नीचे कितना आ गया? 18। बस यही आंसर है, mgl/18 जूल, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। बोलो आ गया? अरे पक्का समझ आई कहानी अच्छे से?
है ना। चलो इसको बड़े ढंग से एक बार नोट कर लो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ बेटा, देखो एक बहुत ही जानदार सा सवाल मैं आपको और कराता हूं। इन्हें कहते हैं वाकई में चेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब वो स्फेरिकल सरफेस पर रखी हो तो किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। आ जाओ देखो सुनो, तो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि अपने पास क्या है, इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये टूट गया है, नुकसान हो गया गरीब आदमी का, ठीक है। ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये दोबारा बनाए क्या यार, मजा नहीं आया इसमें, है ना। रुको स्फेरिकल सरफेस दोबारा बनाते, चौक टूट गया यार बीच में ना। लो ओए 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 ओए, लो इसको दोबारा बनाते हैं, थोड़ा अच्छा बनाएंगे, सुंदर सुंदर सा, ताकि मजा तो आए सवाल करने में, है ना। जितना अच्छा डायग्राम होता है ना यार, सवाल करने में उतना ही मजा आता है। डायग्राम सुंदर नहीं बनेगा तो सवाल करने में मजा नहीं आएगा। देखो तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास इस तरह से, है ना, ये रहा, ठीक है। और स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस है वो आपको दी गई है कि वो r है, ठीक है। और क्या बोला गया, ये बोला गया क्या कि बेटा यहां पर रखी गई एक चेन, देखो इस तरह से चेन समझते हो ना बेटा, वो भैंसों को बांधने वाली जो चेन होती है ना बेटा, ये वही चेन है बेटा, है ना। लो ये चेन है, ठीक है। और मैं कह देता हूं कि चलो मान लो कि यही रेफरेंस लेवल है आपका, ठीक है, ये 0 लेवल है, चलो मैंने दे दिया लो आपको, ठीक है। और इस चेन का जो टोटल मास है वो आपको दिया गया m है, ठीक है। अब आपको सवाल यही बोला गया है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, ठीक है। सुनो मैं कराता हूं बेटा इस सवाल को, ठीक है। आप तो सुनो बस जरा ध्यान से ना, और जहां से भी समझ नहीं आया ना एक बार मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि सर एक बार सर थोड़ा दोबारा सर वहां पर बताओ सर हल्का सा ना, तो मैं नीचे आकर के आपके कमेंट का जवाब दूंगा फिर, ठीक है ना। चल अब मेरी बात सुना, देखो जरा ध्यान से, क्या होता है बेटा, जब भी जो मास है वैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना, तो वहां पर हमें एक चीज है जो माननी पड़ती है, उसे कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। सवाल में दे रखी हो तो अच्छी बात है, और नहीं दे रखी हो तो आप उसे मान लें, ठीक है। और लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है वाकई में, लीनियर मास डेंसिटी जो होती है ना, लैम्डा से दिखाते हैं उसको, और वो वाकई में मास पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट लेंथ के लिए। और अगर कभी किसी छोटे से मास के लिए डिफाइन करनी पड़े तो उस समय जो लैम्डा होती है वो dm बाय dl के बराबर, छोटा सा मास बटे छोटी सी लेंथ, इसके बराबर होती है। तो अगर सवाल में दिया है तो अच्छा, नहीं तो आप उसे मान लें, बाद में उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये जो चेन है ना, इसकी लेंथ हमें कहकर तो नहीं दी पर इनडायरेक्टली दे दी, है ना। देखो ये जो टोटल लेंथ है ये हो जाती है 2πr, तो उसकी आधी πr, उसकी भी आधी πr/2। इसका मतलब कि जो चेन की जो लेंथ है वो कितनी है, πr/2। तो वाकई में जो लैम्डा है ना वो है m/πr और /2, इतना आएगा लैम्डा, ठीक है ना। तो जब मुझे उसे रिप्लेस करने की बारी आएगी तो मैं लैम्डा को 2m/πr से रिप्लेस कर दूंगा। बोलो बात समझ आ गई, अरे पक्का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रेफरेंस लेवल ये है तो यहां भी मास है, 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 पूरे भाई साहब मास पूरे में फैला हुआ है। तो सर कैसे लिखूं सर पोटेंशियल एनर्जी, तो गड़बड़ हो गई। तो वो याद करो, अभी तो थोड़ी देर पहले तुमको रॉड का दिखाया था ना इंटीग्रेट करके, अपने को उसको इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। और फिर बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, जैसे उसमें शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो मेथड क्या है, मेथड सुनना, मेथड बहुत जानदार मेथड है। सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, फील्ड में, 10 जगह में इसी मेथड का इस्तेमाल किया करता हूं। तो आज आपको सिखा रहा हूं, आज के बाद आप हमेशा इसको याद रखेंगे, हर सवाल में लगता है ये। जब भी गोले का सवाल होगा ना, हर गोले के सवाल में लगेगा। क्या मेथड है सुनो, मेथड ये है कि एक काम करें कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल से आप कहीं भी थीटा ऊपर चले जाएं। बोला सर चले गए, और थीटा ऊपर जाकर के एक डी थीटा मोटा एलिमेंट, देखो ये डी थीटा है ना, ये डी थीटा मोटा एक एलिमेंट मान ले, एलिमेंट, हाँ ये देखिए जो थोड़ा सा मास है ना इसका, रॉड का, मतलब ये जो चेन है, इस चेन का ये छोटा सा मास, देखो ये मास जो इस अंटी में आ गया यहां पर, है ना, अंटी में आ गया भाई साहब, फंस गया बीच में, है ना, ये डीएम मास है ना बेटा। अब ये जो डीएम मास है ना, ये बिल्कुल है ना, इसको मैंने कहा डीएम मास, है ना। और ये जो लेंथ रही है, ये लेंथ भी थोड़ी सी लेंथ है जिसको मैंने डीएल बोल दिया है। क्या बोल दिया है, डीएल। तो बोला सर ठीक है, बात समझ आती है अपने को, है ना। अच्छा आपको ये बात पता है ना कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, समझते हो ना ये बात, है ना। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि अगर मैं ये कह दूं कि ये है अपना थीटा, है ना, और ये है अपनी आर्क जिसको मैंने डीएल बोला, और ये है रेडियस, तो आप ये बात समझते हो ना कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। तो जो डीएल हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। तो उसका मतलब कि डीएल की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं,
आर डी थीटा रख सकता हूं, है ना। तो आज के बाद जब भी मुझे डीएल दिखेगा मैं क्या लिख दूंगा, चुपचाप आर डी थीटा लिख दूंगा। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का? अरे सोच लो, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। बोला सर ठीक है ना। अब सुनो, तो ये जो छोटा सा मास है जिसको मैंने डीएम मास बोला, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, डीएल, जिसको मैंने आर डी थीटा भी बोल दिया, है ना। अब तुम देखो ध्यान से, तो ये जो जीरो लेवल है, इस जीरो लेवल से ये मास कितना ऊपर है? बोला सर इतना ऊपर है, सर इतना ऊपर है ना, इतना ऊपर है। बोलो बात समझ आ गई। और ये जो लाइन है ये तो बेसिकली रेडियस के ही बराबर है, रेडियस ही है तो, है ना। तो बेटा अगर ये आर है ना, आर, तो ये है आर का कॉस थीटा, और इतना इतना ये है आर का साइन थीटा, तो मतलब ये भी आर का साइन थीटा। ये बात, इसका मतलब कि ये जो डीएम है ये जीरो लेवल से आर साइन थीटा ऊपर है। बोल बात समझ आई। तो अगर कोई एम मास रेफरेंस लेवल से एच ऊपर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, है ना। तो अब देखो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैंने क्या लिखा, देखो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा गया, मास। मास कितना है, dm, और g और h कितना ऊपर है, देखो जीरो लेवल से, जीरो लेवल से r साइन थीटा ऊपर है। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। अब बेटा ध्यान से आप देखो, तो dm की जगह पे क्या मैं लैम्डा dl लिख सकता हूं? बोला हाँ सर लिख सकते हैं सर लैम्डा dl, है ना। और बेटा dl की जगह पे r d थीटा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कि जो dm है वो आ जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? dm इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। आती है अपने को बात समझ में, है ना। सुनो, तो जो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई, dm की जगह क्या लिखा, लैम्डा आर डी थीटा, और साथ में है g, और साथ में है साइन थीटा। तो बेटा छोटी सी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई वो लिखी गई, देख लैम्डा और r, और साथ में एक r भी तो था, बोल गए इसको, है ना। तो ये आ गया लैम्डा आर स्क्वायर, और साथ में g, और साथ में साइन थीटा, और साथ में डी थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। तो ये तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है, तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो कर दीजिए। तो लो जी, हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो du का इंटीग्रेशन तो फाइनली क्या आ जाएगा, u ही आ जाएगा। और यहां से देखिए लैम्डा आर स्क्वायर, और g तो कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचा हुआ है, साइन थीटा और डी थीटा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन किसका है, डी थीटा का, मतलब बेसिकली थीटा का इंटीग्रेशन है। तो लिमिट किसकी लगेगी, थीटा की लगेगी। अब आप ध्यान से देखो, तो वाकई में बेटा थीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, जहां से जहां तक चेन है वहां से वहां तक ही बस वेरी कर सकता है। सोचो, ये डीएम मास का एलिमेंट यहां भी तो माना जा सकता था, इससे नीचे तो नहीं मान सकते, क्यों, इसके नीचे तो चेन ही नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा ये डीएम मास यहां माना जा सकता है क्योंकि उसके पीछे भी चेन नहीं है। तो अगर ये सरक करके यहां आ जाए तो ये लाइन भी सरक करके यहां आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू होगी 0। और अगर ये डीएम मास यहां माना जाएगा तो लाइन भी सरक करके वहां चली जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। इसका मतलब कि जो थीटा की जो लिमिट है वो 0 से और π/2 तक हो सकती है। बोलो बात समझ आ गई, 90 तक हो सकती है ना। तो सुनो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गया लैम्डा आर स्क्वायर और जी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और 0 से और π/2 तक की लिमिट लग जाएगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई लैम्डा आर स्क्वायर और जी, और माइनस का निशान है तो अपन लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा cos 0 और माइनस cos π/2, है ना। और cos 90 तो कितना होता है, 0 ही होता है, और cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी लैम्डा आर स्क्वायर जी, और साथ में 1, है ना। cos 0 तो 1 हो गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पर सर लैम्डा तो सर सवाल में दिया ही नहीं है, सर आंसर में तो नहीं आना चाहिए, फिर तो लैम्डा की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, है ना। आ जाओ, देखो लैम्डा की वैल्यू देखो मैं पहले से निकाल करके बैठा हूं, क्या 2m/πr। इस 2 को और अच्छा लिख देता हूं, लो ऐसे, बच्चा था कि कंफ्यूज नहीं हो, है ना। 2m/πr देखो तो कितना आया, ये आया 2m और बाय πr, है ना, और साथ में r स्क्वायर, और साथ में आया g, तो एक r ने एक r को मार दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई 2mgr और बाय पाई। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। अरे सोच लो, तो इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा। अब बात हुई उस शॉर्ट ट्रिक की, कि देखो शॉर्ट ट्रिक क्या थी। शॉर्ट ट्रिक जानते हो क्या थी, अगेन वही सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं इसलिए बता नहीं रहा हूं, है ना, पर अब बता सकता हूं शॉर्ट ट्रिक के तौर पर कैसे, कि बेटा जो कोई इस तरह से कोई सेमी सर्कुलर आर्क होती है ना, जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये कोई सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, तो अगर इसका जो मास है अगर वो m है ना, और इसकी जो रेडियस है अगर वो r है, तो आप जानते हो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो कहीं ना कहीं यहां लाई करता है, मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ना, सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा
वो यहां कहीं होगा। देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहां लाई करता है, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 2r/π और 2r/π। मतलब कि अगर इसका जो m मास है अगर वो सारा का सारा सिमट करके यहां पर रखा है तो आप देखो कि रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर रखा हुआ है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास रखा है 2r/π के ऊपर रखा है। कहां रखा है? 2r/π पर सारा का सारा m मास रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डायरेक्ट लिखनी होती तो डायरेक्टली क्या लिखते हैं? सारा का सारा मास g, और जहां वो रखा हुआ है रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर रखा है? 2r/π पर रखा है। तो देखो अगेन हमारा आंसर वही आ जाता, क्या? 2mgr/π, है ना। देखो तो अगर सेंटर ऑफ मास का ज्ञान होता तो अपने लिए सवाल वाकई में सिर्फ इन 3 लाइनों का था, हमें ये पूरा टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं थी। बट अगेन वही कि 11वीं का बच्चा भी तो नया नया आता है ना, तो उसको सेंटर ऑफ मास के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, तो उसको अभी ये चीज सिखाई नहीं जाती है ना। नहीं तो सीख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे फिर ऐसे ही कि भाई ये कोई सर्कुलर आर्क है, मास इसका m है और r रेडियस है, तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट क्या है? 2r/π इंटू 2r/π। तो जमीन से कितना ऊपर है? 2r/π ऊपर है, तो 2r/π ऊपर है सारा का सारा मास, तो mg और 2r/π, तो आंसर आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का? ज्यादा तो नहीं हो गया? सही सही लग रहा है ना। चलो इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखना फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। लो आ जाओ, देखो एक और बहुत बढ़िया सा सवाल मैं आपको कराता हूं। देखो अगर वो पुराना आपको समझ आया ना तब तो ये सवाल आपसे हो जाएगा, और नहीं तो आपके प्राण निकल जाएंगे। देखो अगर मैं कहूं कि मान लो इसकी रेडियस जो है वो r है, हेमिस्फेरिकल एक सरफेस है, ठीक है, और इसी लेवल को मैंने 0 लेवल बोल दिया, ठीक है। ध्यान देना सवाल के ऊपर, सवाल बहुत गजब का है, ठीक है। देख, और मैंने बोला कि जो चेन है ना वो कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। सर ये तो पुराना ही है, रुक जा भी देख मजा आएगा। होई ये देखो ये चेन ऐसी है, ठीक है क्या बेटा। ये जो लेंथ है ना सवाल में दे रखी है कि ये है πr/4 दे रखी है सवाल में। तो कुछ चेन ऊपर रखी हुई है, कुछ चेन नीचे रखी हुई है, और जो टोटल मास है चेन का वो m है, ठीक है। सवाल बोला कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप कर दो, यहीं स्टॉप कर दो मैं तो कहता हूं, उसके बाद खुद से ट्राई करो एक बार और फिर मैं कराऊंगा इसको, है ना। चलो कर दो। हो तेरे वास्ते, आज मेरे मुंह पर यही गाना चढ़ा हुआ है तो यही गाना गाएंगे हम। हो तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। गाना तो मस्त है ना। हाँ, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। करा तुमने? मैं कराऊं अब, है ना। वीडियो को स्टॉप किया था ना बीच में तुमने थोड़ा सा, पक्का? चलो मैं कराता हूं, उसके पहले बीच में एक फोन ले लेता हूं फिर कराता हूं। चलो आ जाओ, देखो हो गई फोन पे बातें, अब मैं सवाल कराता हूं। देखो तो बेटा जो πr/4 लेंथ है वो तो नीचे लटकी हुई है, और कुछ जो लेंथ है वो यहां पर ऐसे ऊपर रखी हुई है। तो पहले टोटल लेंथ हम लोग निकालते हैं कि टोटल लेंथ कितनी है ना। देखो सुनो, तो जो टोटल जो लेंथ हो गई वो हो गई, देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से लेकर और यहां तक, वो कितनी है? πr/2। भाई पूरा होता तो 2πr, उसका आधा πr और उसका आधा πr/2, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? ये हो गया πr/2 और प्लस πr/4 जो कि दे रखा है सवाल में। तो एलसीएम लेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा, और ये जाएगा 2πr और प्लस साथ में πr, तो ये हो जाएगा 3πr/4। ये टोटल लेंथ है, ठीक है जी। ये क्या है? टोटल लेंथ है, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालना चाहता हूं कि कितना मास तो ऊपर रखा है और कितना मास नीचे लटक रहा है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, अच्छा लगेगा तुमको। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ना, मजेदार सवाल है, तो अच्छे से उसको करेंगे, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला मास हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो 3πr/4 में जो मास है वो है m, ठीक है। तो यूनिट लेंथ में कितना है? m डिवाइडेड बाय 3πr और बाय 4। तो ये जो ऊपर वाली लेंथ है ये कितनी है? ये है πr/2। तो इसमें कितना मास हो जाएगा? वो हो जाएगा 4m/3πr और मल्टीप्लाइड बाय
पाई आर बाय 2, पाई आर ने पाई आर को मार दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2m/3 जो मास है वो ऊपर है। यहां से लेकर और यहां तक का जो मास है वो कितना है, वो है 2m/3। अब सोचो m में से 2m/3 तो ऊपर है, तो नीचे मास कितना लटक रहा है, वो है m/3। बोलो बात समझ आ गई। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई, देखो वो दो तरह से लिखी जाएगी, एक तो इस ऊपर वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी और इस नीचे वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि जो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट थे वो कितने थे, 2r/पाई थे। अभी पिछले सवाल में सॉल्व कराया था ना, अरे पक्का। तो सारा का सारा जो 2m/3 है वो यहां से कहां रखा होगा, यहां कहीं रखा होगा। और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 2r/पाई। अभी सिखाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, है ना। तो देखो पोटेंशियल कितनी जगह गई, m और g और h, जहां पर वो सारा मास रखा है, कहां रखा है, 2r/पाई पर रखा है। तो बोला सर ठीक है, प्लस अब देखो ये जीरो लेवल के नीचे है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव लिखी जाएगी। तो कितनी आई, माइनस का, और mgh, m कितना है, m है m/3 और g, और ये सारा का सारा जो m/3 है ये कहां रखा है, बिल्कुल यहां बीच में रखा है। तो अगर पूरी लेंथ पाई r/4 है तो ये इतनी लेंथ कितनी है, ये है पाई r/8, उसका आधा, है ना। तो कितना आ जाएगा साथ में, पाई और r और बाय 8, है ना। तो आ जाओ, टोटल एनर्जी कितनी लिखी गई, ये लिखी गई 4m और g और r और बाय 3 पाई, और माइनस ये कितना आया, m और g और पाई r और डिवाइड बाय 8 तिया 24। बोलो आया कि नहीं आया। अब यहां से जो भी आंसर आ रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन निकाल दो। क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो m और g और r कॉमन आ रहा है, और नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा 4/पाई, है ना, और यहां बच जाएगा माइनस का पाई और बाय 8, है ना। दिस विल बी द परफेक्ट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया। अरे पक्का। तो पहले सवालों में मैंने जो रिजल्ट निकाले, इस सवाल में मैंने उसका इस्तेमाल किया, है ना, और तब जाकर के ये सवाल बनेगा। सवाल भाई साहब बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब का, और तब बनेगा जब आपको पुराने कंसेप्ट अच्छे से आते हो। आया, अरे पक्का, अरे सोच ले, अरे देख ले, अरे है कि नहीं आया भाई, नीचे कमेंट करके मेरे को बताना। और यहां तक आए हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो बहुत बड़े ढंग से समझ आ रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तुम्हें, और लेक्चर अच्छा लग रहा हो भाई साहब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियो डालते हैं आपको पता चल जाए। और वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाना, नीचे अच्छे से कमेंट छोड़ करके जाना, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन तो मिले कि हाँ मतलब बच्चे लाइक कर रहे हैं कि यार ठीक पढ़ा रहे हैं मास्टर, मतलब, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ, इसको बड़े ढंग से नोट करो एक बार, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा। देखो तो क्या होता है ना कि कुछ 2-4 वैरायटी के सवाल इसमें और हैं। देखो वो वैरायटी के सवाल भी मैं बिल्कुल कवर कराता हूं, है ना। देखो अभी बहुत मजा आएगा। देखो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता यार, बिल्कुल कोई भी सवाल बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि बच्चा बोले यार ये सवाल ना, इस तरह का सवाल सर ने कराया नहीं यार, सर ने ना। तो जैसा अपने को पेड कोर्स में मिलता है वैसे ही मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ बेटा। मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है ऐसा कि भाई ये सवाल नहीं कराना, ये तो अपन पेड में कराएंगे, ये ऐसे कराएंगे। भाई जो है ना सब कुछ भाई करा दो यार, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है भाई, सब कुछ तुमसे ही है, तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आ जाओ। देखो तो जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो बेसिकली बोलना चाहिए माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ऐसा ही बताया ना मैंने, कुछ और तो नहीं बताया। अरे पक्का। तो बेटा ध्यान से देख बेटा। अच्छा ये सर आपने डी लिख दिया, डेल्टा, अरे बात तो एक ही, वो छोटा सा चेंज है तो डेल्टा मैंने डी लिख दिया उसको, ठीक है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चा बोला ठीक है। अच्छा वर्क डन जो होता है वो बेसिकली ऐसे एफ डी एक्स के तरह लिखा जा सकता है। बेसिकली अगर एक्स में मोशन हो रहा हो तो लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डी एक्स, है ना, और सामने कितना है माइनस डी यू। तो देख बेटा ध्यान से देख, तो बेसिकली एफ को कैसे लिखा जा सकता है, माइनस डी यू बाय डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है ना। और अगर इसी को हम थोड़ा सा जनरलाइज कर दें, है ना, लेट्स जनरलाइज द इक्वेशन, ठीक है। तो लेट्स जनरलाइज द इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज करें तो मुझे लिखना चाहिए कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप और माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। क्यों सर ऐसा क्यों लिखा बेटा, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो अगर सिर्फ एक्स में मोशन होता तो ऐसा लिख सकते थे और वेक्टर में ऊपर लिख के यहाँ पर आई कैप लगा देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर फोर्स तो आई में, जे में, के में कैसे भी हो सकता है। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे सुधार करके ऐसे लिखा, कैसे लिखा कि माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप और माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ये जो सारी की सारी चर्चा है ना, आप जानते हो अब से लेकर के आगे तक का जो भी लेक्चर है
वो जब आप प्लस 2 में आ जाओगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना तो बिल्कुल डिट्टो है, जैसा आप यहाँ पढ़ोगे बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। हो सकता है सेम सवाल भी कराए जाएं क्योंकि बिल्कुल एक ही बात होती है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो दोनों की चर्चा बिल्कुल सेम चलती है। ठीक है, अब सुनो एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं इसको कि देखो मतलब क्या है इसका। मैं कह रहा हूं कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर, तो सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 1 1 2। बोला इस पॉइंट के ऊपर फोर्स बताओ पार्टिकल पर कितना लगेगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा। ये जो डेल है ना, डेल, इस डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ना यू का, तो उस समय y और z को कांस्टेंट लिया जाएगा। इसी तरह से जब u का डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो उस समय x और z को कांस्टेंट लिया जाएगा। और जब u का डिफरेंशिएशन होगा z के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो x और y को कांस्टेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, देखो सवाल बनाते हैं। तो सवाल कैसे है भाई, हमें तो पता है फोर्स पूछा है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू बाय डेल जेड और साथ में के कैप। ठीक है, चलो आ जाओ। तो डेल यू बाय डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो पहले माइनस का निशान लगाया, फिर डेल यू बाय डेल एक्स मतलब कि यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x और y का डिफरेंशिएशन 0, जेड स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कैसे ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो ये कितना आया माइनस 2x और साथ में आई कैप, फिर माइनस का निशान लगाया। अब डेल यू बाय डेल वाई कैलकुलेट करते हैं कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। तो अगर यू का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स और जेड को कांस्टेंट मानकर, तो ये भी 0 ये भी 0 और 2y का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई। और साथ में आया जे कैप। ठीक है, फिर माइनस का निशान लगाया, फिर u का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करना है कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। तो x को कांस्टेंट रखा तो उसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, y का कांस्टेंट रखा तो 2y का डिफरेंशिएशन 0 और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगेन 2z आ जाएगा और साथ में k कैप। तो देखो फोर्स क्या बना, फोर्स ये बना माइनस 2x आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2z और साथ में k कैप। पर मुझसे फोर्स कब पूछा गया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा गया है। कहां पर 1 1 2 पर। मतलब जब x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 1 हो और z की वैल्यू 2 हो, तो बोला उस समय फोर्स बताएं। तो अगर x की वैल्यू को 1 डाल दिया जाए तो ये आ गया माइनस 4 आई कैप और माइनस, अब देखो यहां तो y की टर्म है ही नहीं, तो y की कुछ भी वैल्यू डालो आंसर तो यही आएगा, है ना। और माइनस z की वैल्यू कितनी 2, तो z की वैल्यू जब आप 2 डालोगे तो 2 और 2 4, तो माइनस का 4 k कैप। दिस विल बी योर आंसर बेटा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ये वैरायटी के सवाल और पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है इसका उल्टा कि अगर आपको फोर्स देकर के एनर्जी तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। डोंट वरी अबाउट दैट। क्या मैं ये समझ आया है, क्या मैं ये इक्वेशन समझ आई अच्छे से? अरे पक्का है ना। इसी इक्वेशन को कभी कभी बच्चा ऐसे भी कह देता है, कैसे कि ऐसे du इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, है ना, ऐसे कह देता है। कैसे du इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। बोल बात समझ आई। और अच्छा करने के लिए ऐसे कह देते हैं कि du इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर और डॉट डी आर वेक्टर, है ना, ऐसे कह देते हैं। और वहां पर डी आर वेक्टर क्या होता है, यहां लिख देता हूं। देखो कि जो डी आर वेक्टर होता है ना, वो ये होता है क्या, डी आर वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे dx आई कैप प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप। ठीक है, इस तरह से ऐसे बोल दिया जाता है। बोलो बात समझ आ गई। अरे पक्का। तो देखो ध्यान से देखो, और ये du क्या है बेसिकली, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो ये आ जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f वेक्टर और डॉट dr वेक्टर। और इस माइनस को आपको हटाना पड़े तो आप क्या कर दें, इसको u इनिशियल माइनस u फाइनल कर दें, तो वो माइनस हट जाएगा, है ना। बात तो एक ही है। बोलो आया क्या। अरे पक्का। चल इसको नोट कर एक बार बड़ी ढंग से, इसको भी नोट करना, सवाल बनते हैं इससे, है ना। अभी बनाऊंगा, देखो सवाल, है ना, इसका नोट कर, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ देखो, तो जो सवाल मैंने पहले पूछा ना कि पोटेंशियल एनर्जी देकर के फोर्स बताया, अब उसका उल्टा करते हैं। कोई फोर्स देकर के मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सवाल ये बोला गया कि किसी पार्टिकल पर ना ये फोर्स लगा हुआ है, क्या बोला, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y j कैप। ठीक है, अब ध्यान सुनना, बोला गया कि अ पार्टिकल इज मूव्ड
इन अबव फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड, ठीक है। फिर सवाल बोला गया कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल at 1,1 is 2 joule, then find out the potential energy at a point 2,3। ओके, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हमने बी पॉइंट बोल दिया। ये जो पहला पॉइंट है इसे हम लोग ए पॉइंट बोल रहे हैं, और पार्टिकल को आप ऐसा मानिए कि ए से बी हम लोग मूव करा रहे हैं, ठीक है। और सवाल क्या पूछा गया है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी जा रही है, और पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है। कितनी दी गई है? 2 जूल दी गई है, ठीक है। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1,1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,3। चलिए, मैं तो कहता हूं कि वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दो आराम से और खुद से ट्राई करो। देखो बहुत ज्यादा आसान सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा आसान। करो करो करो, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। बहुत गजब का सवाल है, मैं बता रहा हूं। मतलब करोगे ना एक बार तो फील आएगी कि हाँ यार देख ऐसा सवाल है। और सेम सवाल हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलने वाला है, ग्रेविटेशन में भी मिलने वाला है सेम सवाल। तो क्यों ना अभी सीख लिया जाए। बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा है? चलो करो एक बार जरा इसको। करा? मैं करा हूं? देखो सुनो, याद करो। तो अपने को बोला तो यही था, क्या बोला था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बोलो, यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये कुछ और बताया था? यही बताया था ना, पक्का? चलो, और ये जो डी होता है ये क्या होता है? चेंज। चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर और डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो अगर इस माइनस को हटाना हो तो ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। और इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो आपको दी गई है, मतलब ए से बी जा रहे हो तो इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है बी, और इनिशियल पॉइंट की एनर्जी आपको दी गई है कितनी? 2 जूल दी गई है ना। तो 2 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब एफ वेक्टर क्या है? देखो ये है एक्स स्क्वायर आई कैप और प्लस साथ में ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 2y और साथ में j कैप, और डॉट डी आर वेक्टर वो क्या है? dx i कैप और प्लस का dy j कैप, ठीक है। और पूरी की पूरी जो टर्म है इसका हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन। तो बोला सही है सर, बात समझ आ गई सर, है ना। तो देखो ये आया 2 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू, देखो अब i डॉट आई वन और j डॉट j1 है ना, तो ये क्या आएगा? ये आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx और प्लस साथ में 2y और साथ में dy। अब देखो, अब जब आप इसे a पॉइंट से b पॉइंट पर लेकर के गए, मतलब 1 1 से 2 3 पर लेकर के गए, तो x की वैल्यू चेंज हुई 1 से लेकर और 2 तक। तो लिमिट क्या लगी? 1 से लेकर और 2 तक। उसी तरह से y की वैल्यू 1 से लेकर और 3 तक चेंज हुई, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर और 3 तक, है ना। तो ये कितना आ गया? 2 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू, देखो ये इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर dx है ना, तो आ जाएगा x की क्यूब बाय 3 और 1 से लेकर 2 की लिमिट लग जाएगी, और ये 2 बाहर आ जाएगा और y dy है तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और 1 से लेकर और 3 तक की लिमिट लग जाएगी। 2 ने 2 को मार दिया। तो देखो ध्यान से देखो, तो 1/3 तो बाहर आ गया, और ये देखो लिमिट पुट करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 और प्लस ये आ जाएगा 3 3 9 माइनस 1, है ना। तो ये जाएगा 2 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू, ये आ गया 7/3 और प्लस कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 24 है ना, 24 और 6 30 और 1 31, तो 31/3। ओके, तो ये आ गया। देख आगे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। 2 माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू कितना आया? 31/3। तो यू फाइनल कितना आ जाएगा? 2 माइनस 31/3। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का, इसमें कोई खास बात नहीं है भाई साहब, जो भी आ रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल करा सकता हूं मैं, फोर्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, कभी बी से ए ला सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, पर आपको समझ आना चाहिए कि कंसेप्ट तो यही है, हर एक सवाल में यही चलना है। तो अगर समझ आ गया तो मजे, और नहीं तो सजे ही सजे।
है ना। समझ आया तो मजा, नहीं समझ आया तो सजा, है ना। ये क्या होता है ना। बोल आया कि नहीं आया? अरे पक्का सोच लो, 100%। नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट कर देना कि हाँ सर थोड़ा, यहाँ सर थोड़ा लग रहा है, तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई खास बात थोड़ी इसके अंदर। पक्का इसकी जो वर्कशीट है ना वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया मैंने, तो वहां पर जाना, उसे डाउनलोड कर लेना और सॉल्व करना उसे, ठीक है। मजा आएगा तुमको बहुत सारा, ठीक है। चलो इसका नोट करो एक बार बहुत बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो जानते हो इसमें ना एक वैरायटी के और सवाल बनते हैं, उन्हें कहते हैं ग्राफ वाले सवाल, ठीक है। पर वो ग्राफ वाला सवाल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात समझाता हूं, ठीक है। देखो जरा, तो बेटा अगर मैं ये कहूं कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये कोई रेक्टेंगल है जिसकी ये साइड है 4 मीटर और ये साइड है 2 मीटर, तो अगर मैं कहूं कि बेटा आप मुझे ना इसका एरिया बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर ये तो बड़ा आसान सवाल है सर, 4 इंटू 2 सर एरिया हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। तो वाकई में आपने एरिया निकालने के लिए क्या करा कि जो लेंथ x पर थी वो और जो लेंथ y पर थी वो आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? एरिया मिल गया। क्या मिल गया? एरिया मिल गया। बोलो बात समझ आ गई? तो इसका मतलब कि अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊं जो कि f और x का ग्राफ हो, ठीक है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, तो बेटा उसका जो एरिया है वो एरिया क्या लिखा जाएगा? f इंटू एक्स लिखा जाएगा। ओ साला, ये देखो ये एफ एक्स क्या होता है? ये तो वर्क डन होता है यार। क्या होता है? वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व, ध्यान से देखो कि एरिया अंडर एफ एक्स कर्व ये आपको क्या देता है? ये आपको वर्क डन देता है। क्या देता है भैया? वर्क डन देता है। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का, अरे सोच लो। अब देखो सवाल बनाया गया, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल लगेगा अब तो आपको। ये मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये है f, ठीक है, और ये है x, और ये एक ग्राफ आपको बना करके इस तरह से सवाल पूछा गया है। क्या कि ये बोला ये जो फोर्स है ये है 10 न्यूटन, ठीक है, और बोला ये है 2 मीटर, और बोला ये है 4 मीटर, और ये है आपका ओरिजिन, ठीक है। इस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल ये बोला गया कि इफ द पोटेंशियल एनर्जी एट 0 इज 10 joule, then find out the potential energy at 4,0। ये सवाल बोला गया। चलो मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं स्टॉप कर लो और एक बार खुद से करने का ट्राई कर लो। देखो आसान सवाल है, गलत मत करना रे। चलो करा तुमने? वीडियो को स्टॉप करा है? देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, देखो वीडियो को स्टॉप कर लो। करा तुमने? पक्का मैं करा हूं। अब देख ध्यान से देख बेटा, तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने को बताया गया, क्या बताया गया कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। इसका मतलब कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब कि U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब कि U इनिशियल माइनस U फाइनल और वर्क डन बाय द फोर्स, और वर्क डन बाय द फोर्स क्या है? एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व है। इसका मतलब कि ये जो एरिया है वाकई में ये एरिया ही मेरा आंसर हो जाएगा बाद में, है ना। तो U इनिशियल 0 पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? देखो 10 है, माइनस U फाइनल एट 40 ये मुझे निकालना है ना, इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। देखो अब ये एरिया भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो ये रेक्टेंगल और एक ये ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? बोलो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया 20, और प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 10 है वो तो, है ना। तो ये कितना जाएगा 10, तो देखो 10 माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 आ गया। इसका मतलब कि यू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 30, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 4,0 माइनस 20 जूल आंसर। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का सोच ले। देख बहुत गजब का सवाल है, आना चाहिए अपने को। आया? तो मैं ऐसी आशा करूं कि आपने को आज की चर्चा बिल्कुल बड़े ढंग से समझ आई है, और समझ आई है तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब नई वीडियो डालो तो आपको पता चल जाए। बोलो आया? अरे पक्का? अरे सोच लो। चलो ठीक है, फिर अपन लोग मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।